हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन और इनके यौगिक, कार्बन तथा इनके यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका परिचय जो है हमारी फर्स्ट वीडियो में अपलोड है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन कौन सा तत्व है, धातु है या अधातु है, कार्बन का प्रतीक क्या है, कार्बन कहाँ पाए जाते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं, कितने परसेंट पाए जाते हैं, यह विचार हम पहले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। और बंध के बारे में भी बताए हैं। बंध यानी कि जब धातु और अधातु की क्रिया होती है तो उसके बीच कौन सा बंध लगता है, जब धातु और धातु की क्रिया होती है तब उसके बीच कौन सा बंध लगता है, जब धातु और धातु की लगती है तब कौन सी अभिक्रिया होती है, यानी किसका किसका, मेटल। धातु का मतलब, धातु को हम यहां ले लेते हैं मेटल से, और अधातु को ले लेते हैं हम ए से। ठीक है, तो जब हमारा ए प्लस ए मिला था, ए और ए मिला था, तो उसके बीच कौन सा बंध लगा था, फर्स्ट वीडियो में बताया गया है। ए प्लस ए अभिक्रिया हुई थी तो इसमें कौन सा बंध लगा था, फर्स्ट वीडियो में है। और मेटल प्लस मेटल का जब हुआ था तो कौन सी अभिक्रिया लगी थी, ये हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। वहां पे आप जाकर के अच्छे से समझिए ताकि ये चैप्टर हमें आसानी से आने लगे, जिससे क्लास 12 में केमिस्ट्री सेकंड हमें बहुत ही आसान तरीके से पूरा का पूरा तैयार होता चला जाए। क्योंकि क्लास 12 में केमिस्ट्री सेकंड कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप इस चैप्टर को मिस कर दिए हैं। इस चैप्टर को क्या कर दिए हैं, मिस कर दिए हैं। ये चैप्टर में आप हेडिंग पढ़ोगे तो वहां पे आप चैप्टर पढ़ोगे। इस चैप्टर में जो आप हेडिंग पढ़ोगे वही क्लास 12 में केमिस्ट्री सेकंड में आप चैप्टर पढ़ोगे। एक हेडिंग पे एक चैप्टर, दूसरे हेडिंग पे दूसरा चैप्टर, तीसरे हेडिंग पे तीसरा चैप्टर, यहाँ हेडिंग वहाँ चैप्टर। तो क्यों ना हम हेडिंग तैयार कर लें यहाँ, जिससे क्लास 12 में जाकर हमारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन के आबंधन, कार्बन में आबंध और साझेदारी बंध। कार्बन में आबंध या सहसंयोजी बंध, इसके बारे में यहां हम चर्चा करेंगे। कौन सा? कार्बन में आबंध या साझेदारी बंध या सहसंयोजी बंध के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट हमें क्या पता होना चाहिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। अब कार्बन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना क्या होता है, 2,4। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन गया है। 4 इलेक्ट्रॉन गया है तो यह अगर 4 इलेक्ट्रॉन गया तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। क्या हो जाएगी, संयोजकता। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता होती है 4। जितना उसके बाह्यतम कोश में जाएगा उस तत्व की उतनी संयोजकता नहीं होती है, लेकिन कार्बन की 4 ही संयोजकता क्यों हो रही है उसे अब समझिए। बहुत ही आसान है, अगर नहीं समझोगे तो हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहेगा। अगर नहीं समझे तो कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा कि कार्बन की 4 संयोजकता क्यों होती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे 2,8 होना चाहिए और 18 और 32 होना चाहिए, लेकिन इसमें 2,4 तो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो इसे उपधातु क्यों नहीं कहा गया, इसे
उपधातु क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसी प्रकार कार्बन में दोनों के गुण पाए जा रहे हैं। 4 लेगा तब पर भी इसका अष्टक पूरा होगा और 4 देगा तब पर भी इसका अष्टक पूरा होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है। क्यों इसकी संख्या 4 होती है और क्यों ये ले नहीं सकता और दे भी नहीं सकता? ना लेगा और ना देगा, किसके कारण ये नहीं दे सकता? ये समझिए। क्योंकि इसका जो परमाणु संरचना हम बनाते हैं, ये नाभिक है। नाभिक में और कक्षक में पहले में कितने इलेक्ट्रॉन गया? 2 इलेक्ट्रॉन गया। उसके बाद दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन गया। 4 इलेक्ट्रॉन गया। लेकिन कार्बन की जो परमाणु संरचना बनाई जाती है उसके नाभिक में प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन 6 ही तो रहेंगे। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। कार्बन के परमाणु संरचना में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है, 6 ही रहेगा। चाहे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और चाहे वो त्यागे, प्रोटॉन 6 ही रहेगा। 6 प्रोटॉन होने के कारण ये ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता और ना ही दे सकता है, जिस कारण इसे अधातु माना गया है। क्या माना गया है? अधातु। अब क्या होगा आगे देखिए। यदि कार्बन क्या करे? इलेक्ट्रॉन ले, कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति जब रखेगा तो कार्बन पर 4 नेगेटिव आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व नहीं लेता है। कोई भी तत्व होगा वो इलेक्ट्रॉन 4 ग्रहण ही नहीं कर सकता। तो इसका क्या होगा? ये अस्थाई होगा। ये कैसा होगा? अस्थाई हो जाएगा। क्यों होगा अस्थाई? क्योंकि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 होने के कारण इसकी संयुक्ता अस्थाई हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे इसके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी इसकी संयोजकता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्यों? अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 6 4 10 हो जाता है। 6 4 कितना हो जाएगा? 6 4 10 हो जाएगा। तो नाभिक में 10 प्रोटॉनों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन नाभिक में 6 प्रोटॉनों की संख्या है, इसलिए यह 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, मना कर देता है, नहीं लेगा। जब नहीं लेगा तो क्या होगी? इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? अस्थाई हो जाएगी। अस्थाई हो गई तो संयुक्ता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यदि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करे तो यदि कार्बन क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा तो कार्बन पे जो प्लस माइनस लगा है वो क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो जब प्लस में आ जाएगा, निकालेगा तो जब 6 में से 4 निकाल देगा तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन? कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। लेकिन नाभिक में फिर भी कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। नाभिक में कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं, जिस कारण यह क्या हो जाएगा? नहीं निकालेगा, अस्थाई हो जाएगा। क्या हो जाएगी इसका? ये भी अस्थाई हो जाएगा। किसके कारण हो जा रहा है अस्थाई? प्रोटॉनों के कारण। प्रोटॉन 6 होना चाहिए, लेकिन हो जाएगा कितना? 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 रह नहीं सकता, 2 ले नहीं सकता। 2 नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कम नहीं हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कम हो सकता है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कम नहीं होगा, जिस कारण यह ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही देगा, और ये अस्थाई हो गया। अस्थाई होने के कारण की संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। और इसे आवर्त सारणी में अधातु में रखा गया है और अधातु से कहा गया, इसलिए अधातु है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की क्या करती है? साझेदारी करता है। क्या करते हैं? अतः कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं?
4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं, साझेदारी करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं। और इसके बीच जो साझेदारी होती है, इसके बीच जो बंध बनता है, इसके बीच क्या बनते हैं, बंध बनते हैं। कार्बन कौन सा बंध बनाएगा, सह संयोजी बंध बनाएगा। कौन सा बंध बनाएगा, सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। इतनी बात समझ में आ गया होगा कि कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है और कार्बन साझेदारी द्वारा बनाता है, साझेदारी करता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझेदारी करता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं या करता है, ठीक। और कार्बन सहसंयोजी बंध बनाते हैं। सहसंयोजी बंध अभी हमने स्टार्टिंग में इसके पहले वीडियो में समझाया है, एक एक उदाहरण लेकर के आपको अच्छे से समझाया है कि सहसंयोजी बंध और साझेदारी बंध कैसे बनेगा, ठीक। आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ उदाहरण लेकर के साझेदारी बनाते हैं अणुओं को लेकर के, ठीक। ये समझ में आ गया होगा तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए इसे नोट करिए, आगे चले। हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे अणुओं द्वारा संरचना कैसे बनता है और सहसंयोजी बंध कैसे बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अणुओं में कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अणुओं में किस प्रकार होता है। तो यहां पे आप समझ गए होंगे कि कार्बन इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण नहीं करता, क्यों त्यागता नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोटॉनों की संख्या, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है, जिस कारण वो ना तो ले सकता है और ना दे सकता है, वो अस्थाई होता है। अस्थाई होने के कारण इसकी संख्या 4 होती है। अब जानेंगे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने अणु, से बने अणु, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने अणु। हम लेते हैं क्या अणु, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ले लिए, ये भी एक अणु है, ऑक्सीजन भी हमारा अणु है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, मीथेन, क्लोरीन भी हमारा अणु है और नाइट्रोजन भी हमारा अणु है और मीथेन आदि, ये सारे हमारे क्या हैं, अणु हैं। इन्हीं सब की हम क्या जानेंगे, संरचना बना करके साझेदारी निकालेंगे कि कौन सा कितने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है और कौन सा कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं कर पाता। तो इसमें नहीं का शब्द तो है ही नहीं, यहाँ पे शब्द क्या है कि हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और मीथेन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, इस प्रकार से ये बंध बनाएगा। इसके बीच कौन सा बंध लगा, सहसंयोजी बंध। या कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये साझेदारी हो गई। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक दूसरे से क्या करेंगे, साझेदारी कर ले रहे हैं। ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो दोनों आपस में साझेदारी करके क्या हो जाते हैं, अणु बना लेते हैं। साझेदारी से बने अणु, अणु बना लिए। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बीच कितने बॉन्ड लगा है,
हाइड्रोजन के बीच कितने बंध लग रहे हैं? एकल बंध, एकल बंध। एक ही बॉन्ड तो लगा है, तो इस एक बॉन्ड को एकल बंध कहेंगे। अब देखते हैं इसी प्रकार ऑक्सीजन को नहीं, पहले क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, इसे ये कौन सा बंध है? ये भी एकल बंध है। या इसकी संरचना देखते हैं, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? एकल बंध। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये ध्यान आपको आना चाहिए। ठीक है, आप यहां तक क्लास 10 का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा, तो आप हमने एक वीडियो अपलोड किया है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से टॉपिक है, आप सर्च करके वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये भी क्लोरीन ही है, इसके बाह्यतम कोश में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो जिससे क्या करेंगे, दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा। तो साझेदारी हो गई, साझेदारी हो गई। अब क्लोरीन के बीच जो बंध पाया जा रहा है वो भी कैसा है? एकल बंध है। क्यों है एकल बंध? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का तो साझेदारी कर रहे हैं। साझेदारी दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? एक ही इलेक्ट्रॉन का तो साझेदारी हो रहा है। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको गया, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है ना। जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसमें उतने ही सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। अब चलते हैं ऑक्सीजन का, देखते हैं। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पे हम संरचना देखेंगे, उसके बाद सहसंयोजी मतलब उसमें कितने बॉन्ड पाए जा रहे। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 6। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेंगे। 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं? साझेदारी कर रहे हैं। 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहे हैं, तो इसके बीच कितने बॉन्ड लगेंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? द्विक बंध। क्या कहेंगे? द्विक बंध। इसका नाम हो गया द्विक बंध। अब चलते हैं नाइट्रोजन का, देखते हैं चौथा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2,5, 2,7। नाइट्रोजन 5 ही जाता है। जब 5 इलेक्ट्रॉन जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे? 3। 5 इलेक्ट्रॉन गया तो 5 इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं। तो दोनों में 5-5 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? साझेदारी कर लेते हैं। 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी जब कर लिए तो 2 3 2 5 5 3 8 इसके लिए हो गया। अब उसके लिए 2 3 2 5 5 3 8 उसके लिए साझेदारी हो गई। अब कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन का, तो त्रिक बंध आ जाएगा। इसके बीच कौन सा बंध लगा? त्रिक बंध। कौन सा? त्रिक बंध आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा उतने ही बंध
लगते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो त्रिक बंध आया, 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हुआ तो द्विक बंध आया, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ तो एकल बंध आया। अब चलते हैं कार्बन का, यानी कि मेथेन, CH4। CH4 इसका क्या हो जाएगा, इसमें कितने बॉन्ड आएंगे, ये भी क्या करेगा, ये जो है हाइड्रोजन से अपनी साझेदारी करेगा। किससे, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन जाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ले लिया 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन साइड साइड ले लेते हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, सभी अपना साझेदारी द्वारा बंध बना लेंगे। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया, ये हाइड्रोजन भी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी कार्बन से 1 हाइड्रोजन की साझेदारी कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। जब साझेदारी सभी हाइड्रोजन तो कर लिए, लेकिन अभी बचा कौन, कार्बन बचा। तो कार्बन भी क्या करेगा, सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो कार्बन की बारी आ गई। कार्बन क्या किया, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, साझेदारी कर लिया, 4 1 5 हो गए। अब अगला लेगा दूसरे हाइड्रोजन से, 4 1 5 हो गया, तो एक इससे ले लिए, 6 हो गए। अब इससे बचा है, तो इससे भी एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, तो कर लिया, 1 1 1 4 3 7। अभी इसका बचा, इसका भी साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी हो गई सभी का। 4 तो कार्बन के पहले से थे, 4 हाइड्रोजन से ले लिया, तो 8 हो गए, साझेदारी हो गए। और हाइड्रोजन भी क्या किया, कार्बन से 1 1 इलेक्ट्रॉन लेकर साझेदारी कर लिया, हो गया। तो यह कार्बन की संरचना इस प्रकार से हो जाएंगी। इसमें कितने बॉन्ड आ रहे हैं, कार्बन में एकल बंध ही माना जाएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई कि नहीं हुई, 1 1 इलेक्ट्रॉन का ही तो साझेदारी हुआ। जब 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो उसे एकल बंध कहेंगे। क्या कहेंगे, एकल बंध कहेंगे। लेकिन कार्बन के बीच एकल बंध नहीं होते हैं, वो अभी हम बताते हैं, इसे रेज करके बताएंगे कि कार्बन के बीच कितने बंध लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। जब 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो एकल बंध कहेंगे। क्या कहेंगे, एकल बंध कहेंगे। अब जानते हैं कि कार्बन के बीच कितने कितने बंध लगते हैं। जल्दी से नोट करिए तो आगे बताएं। हो गया, चलो अब जानते हैं कार्बन के बीच कितने बॉन्ड लगते हैं। कार्बन के बीच एकल बॉन्ड, द्विबंध, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध और बस इतने, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध तीनों लगते हैं, जो हमारे IUPAC नाम में प्रयोग करने के लिए काम आएगा। किसमें काम आएगा, IUPAC नाम लिखने में बहुत ही ज्यादा योगदान होगा। नोट में नोट कर लीजिए कि कार्बन में एकल बंध, कार्बन में यहां पे डबल आया, तो इस बंध को द्विबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विबंध, और
यहाँ पे कितने बॉन्ड आए? त्रिकबंध। त्रिकबंध, ठीक है। समझ में आ गया कितने बॉन्ड पाए जाएंगे? 3 बॉन्ड पाए जाएंगे। और एक संरचना इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बीच कितने बॉन्ड पाए जा रहे हैं? कार्बन जो है इस तरफ भी कोई दूसरा तत्व जुड़ा रहेगा तो उससे भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, इस तरफ भी 2 ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो ये भी क्या होंगे? इसमें द्विबंध है, द्विबंध। तो समझ में आ गया होगा कि कार्बन कितने बॉन्ड में साझेदारी करते हैं, कितने बंध में साझेदारी करते हैं। एकल बंध में भी साझेदारी करते हैं, द्विबंध में भी साझेदारी करते हैं, त्रिबंध में भी साझेदारी करते हैं, और एकल द्विबंध में भी साझेदारी इस प्रकार से भी करते हैं। अब जहां कहीं यदि कहीं पर भी आपको एकल बंध आएगा तो एन का प्रयोग करते हैं। एकल बंध आने पर IUPAC नाम में एन का प्रयोग करते हैं। किसका? एन का प्रयोग करते हैं। एकल बंध क्या है? एकल बंध आने पर IUPAC नाम लिखने में एन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। किसके बीच आएगा? कार्बन के बीच आएगा। किसके बीच? कार्बन के बीच। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा, कार्बन के ही बीच। किसके बीच? कार्बन के बीच। कार्बन के बीच द्विबंध आएगा तो द्विबंध आएगा तो क्या प्रयोग करेंगे? ईन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ईन का प्रयोग करेंगे। तीसरा, कार्बन के बीच त्रिबंध आएगा। त्रिबंध आने पर क्या प्रयोग करेंगे? ईन का प्रयोग करेंगे। इन आइन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भी भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि हमें क्लास 12 में केमिस्ट्री सेकंड आसानी से हमें पढ़ना है, क्योंकि बहुत कम बच्चे को समझ में आता है केमिस्ट्री सेकंड। क्यों? क्योंकि आप इस चैप्टर को मिस कर दिए तो केमिस्ट्री सेकंड आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारे गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता, आप किसी भी स्टूडेंट से, जो कोई आपके दोस्त या मित्र क्लास 12 में पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री सेकंड में जाकर के आप पूछो कि केमिस्ट्री सेकंड आसान है या कठिन है, तो कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि कठिन है। पूछो को क्यों? क्योंकि वो यही कारण बताएंगे कि हमें IUPAC चैप्टर, कार्बनिक यौगिक जो चैप्टर है, उस चैप्टर को हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए। IUPAC नाम हमें नहीं आता है, इसलिए नहीं समझ में आता। कुछ बच्चे तो बता पाएंगे और कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है ये वीडियो। तो आप इसे पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब ना किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।